अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव है जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। मुल्की सियासत का हाल प्रोग्राम की इब्तिदाई में आपने देख लिया कि पंजाब के रहनुमा और सिंध की तर्जुमानी करने वाले रहनुमा आमने सामने हैं। ये ज़ुबानी जमा खर्च है, लफ्जी गोला बारूद है या मामला इत्तेहाद के बीच वाकई संजीदा है, क्योंकि पैरेलल हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का पहला दौर भी हुआ। इसहाक डार साहब, राना सना, आज़म नज़ीर, नवीद कमर, एजाज जाखरानी पीपल्स पार्टी से ये पार्लिमान में भी मिले, वहाँ पे एक दूसरे के गिले शिकवे सुने भी गए हैं। लेकिन मोहतरमा सीएम जो हैं उनकी गुफ्तगू हो, फिर उस्मा बुखारी साहब और दीगर की गुफ्तगू, उसके जवाब में कमर ज़मान खायरा और दीगर भी आए। तो ये जवाबुल जवाब चल रहा है। ये किस हद तक संजीदा मामला है, क्योंकि JUI फे का ये मानना है कि ये लफ्जी और बल्कि नुमाइशी गोलाबारी उन्होंने इसे करार दिया है। मसला हुआ क्या है, इस कदर तलखी सियासत में आई क्यों है? पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की ज़मानत हैं, एक दूसरे की वजह से हुकूमत में कायम है और हुकूमत से निकलने का भी कोई इरादा नहीं है। तो ये अब ही क्यों हो रहा है? दूसरी जाने मुल्क की एक और बड़ी सियासी जमात, मकबूल जमात PTI, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब खुल के बोले हैं और वो तो मोहतरमा अलीमा खान के ऊपर बोले हैं कि ये तो एजेंसियों की किरदार अदा कर रही हैं और इनके ऊपर उन्होंने कई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो भी आगे से तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही हैं। वहाँ भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसमें तब्दीली आई है। अब कोई नए लोग सामने आ गए हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर हामिद खान साहब को जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उसका हिस्सा बनाया गया। इंतज़ार पंजोथा और नियाज़ुल्लाह न्याज़ी साहब पहले ये जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, उनको ओहदे से हटाया गया। और ताज़ा खबर यह है कि अली मीन गंडापुर को एक बार फिर इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए बुला लिया। वो कल जाते हैं या नहीं जाते, मुलाकात होती है नहीं, इस पर बात होगी। ये तो हमारी अंदरूनी मुल्क की सियासत की झलकियाँ हैं जो मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में आपके साथ सामने रखी। असल मसला तो वही है जिसके ऊपर बहसत मजमूई हुआ था, और वो गज़ा का जो प्रपोज प्लान है 20 निकात के ऊपर मबनी। उसमें इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, कतर की हुकूमत कह रही है कि ये जो गज़ा का मनसूबा है इसमें कुछ निकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। हमास ने भी अपनी पोजीशन इसमें ली है, वो भी कुछ शिकों के ऊपर इसमें बेहतरी चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं। मुकम्मल तौर पर इस मंसूबे को मंजूर करने से वो इनकारी हैं। यही सूरत हाल डार साहब को कल आपने एक TV शो में देखा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। एक तासुर बन रहा है कि जिस मुआहदे के ऊपर अरब इस्लामी ममालिक ने हामी भरी, उसमें बाद में तब्दीली की गई नेतन्याहू के इसरार के ऊपर, या उसकी ज़िद की वजह से। रह गई बात नेतन्याहू की, इसराइली प्राइम मिनिस्टर, उनके जो अज़ाइम हैं वो बड़े खौफनाक और ख़तरनाक हैं। वजह यह है, इसराइली अखबार आप देख लें, BBC देख लें, अल जज़ीरा देख लें। BBC ने तो ये लिखा है कि नेतन्याहू के लिए पीस डील अगर वो करता है तो प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं करता तो प्रॉब्लम है। क्यों? उनका ये मानना है, लूसी विलियम्स नामी तजिया निगार का, अपनी इस तहरीर में, कि अगर वो पीस डील नहीं मानता तो उस सूरत में सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका इत्तेहादी है या सपोर्ट है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, वो सख्त नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब को जल्दी है कि फ़ौरन एक पीस डील की जाए, वो अमन के नोबेल इनाम के हकदार करार पाएँ। दूसरी जानिब वो ये कहते हैं, ये बरतानवी जरीदा भी लिख रहा है और इसराइली अखबार हारेट्स भी लिख रहा है, कि मसला ये है कि नेतन्याहू अंदरूनी खाना जो उसकी सियासत है उसकी वजह से भी दबाव में है, क्योंकि उसने अपनी जो काबीना है, जो फार राइट का अलायंस है, और कई इत्तेहादी उसे छोड़ चुके हैं, 120 नशस्तें हैं पार्लिमान में जिसे नेस्ट कहते हैं, और वहाँ इसको बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत इसकी कायम है। करप्शन चार्जेस हैं, गिरफ्तारी हो सकती है अगर वजारती उज़्मा से हटता है। वहाँ अपने इत्तेहादियों और अपनी काबीना के सामने ये जो बैनुल अक़वामी जरायद लिख रहे हैं, इसने ये बात बताई इब्रानी ज़ुबान में कि हमने ना वहाँ से फ़ौज निकालनी है और ना इस मुआहदे को उस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसकी शिकें मंजर आम पर आईं। वहाँ इसने अपने इत्तेहादियों को कहा, जिनका इसरार था कि गज़ा को ज़म करना है, अल्लाह ना करे, और फिर ये कि फ़लस्तीनी को निकाल कर अपनी आबादकारी करनी है और गज़ा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मुकम्मल खात्मा करना है। ये वो बातें हैं जो बैनुल अक़वामी जरायद इसके ऊपर लिख रहे हैं कि असल कहानी ये है। तो वहाँ जो कमिटमेंट उसने अपनी काबीना और इत्तेहादियों के साथ की है और जो कमिटमेंट उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ की है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही वजह है कि जैसे ये मुआहदा मंजर आम पर आया तो जो इत्मीनान की सूरत निकल रही थी वो फ़ौरन परेशानी में बदल गई, क्योंकि अव्वल तो उस मुआहदे कुछ जो शिकें हैं उनमें तरमीम हुई, दोम कतर और हमास का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, और फिर नेतन्याहू की अपनी जो इब्रानी ज़ुबान में गुफ्तगू और उसके अंदरूनी खाना जो वहाँ की अखबार लिख रहे हैं, उन्होंने सूरत हाल को आश्कार कर दिया कि ये है असल मंजरनामा। तो अब ये होगा क्या, कैसे डोनाल्ड ट्रंप इसको यकीनी बनाएंगे? साथ अब कतर के हवाले से भी उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि कतर पर अब आइंदा हमला ना हो। अगर आइंदा हमला हुआ तो अमेरिका कतर की हिफाजत करेगा,
और अगर कतर पर हमला हुआ तो जवाब देने का हक अमेरिका के पास होगा। लेकिन सवाल ये कि पहले अमेरिका कहाँ था जब अल-उदैद सबसे बड़ी एयरबेस वहाँ मौजूद है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमने आज ज़हमत दे रखी है प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर बराए स्पेशल अफेयर्स जनाब राना एहसान अफजल साहब। हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब और रेयर एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें साबिक़ सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले अगर राना एहसान साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा फैसल शाह साहब की इनपुट ले लूँ। शाह साहब, ये जो अमन मुआहिदा है हो जाए तो बहुत अच्छा है, शहादतें रुक जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का किरदार हम सब के सामने कि उसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? ये क्यों कतर को, हमास को तहफ़्फ़ुज़ात हुए और डार साहब को भी एक स्टेप पीछे हटना पड़ा उस मुआहिदे के हवाले से? शुक्रिया अजमल जामी, मुझे प्रोग्राम में लेने का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। देखिए, जो ये मुआहिदे की शिकें सामने आई थी जब, तो उसी वक्त मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल था कि ये काबिल कबूल शिकें नहीं है, ख़ास तौर पे ये हमास को काबिल कबूल नहीं होगी। तो कहा यह जा रहा था कि नेतन्याहू ने इसको पास कर दिया है, अमरीकी सदर ने पास कर दिया, मुस्लिम ममालिक ने पास कर दिया है, यूरोपियन मुल्कों ने पास कर दिया और सब बयानात भी आ गए थे। लेकिन जिस शक्ल में ये सामने पहले आया था उस शक्ल में भी ये हमास के लिए काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए तो इसमें सिर्फ इजराइल को एक रिफ्यूज प्रोवाइड किया गया है, एक स्केप प्रोवाइड किया गया है जिन मुश्किलात में इस वक्त नेतन्याहू घिरे हुए हैं उसको। इसमें फलस्तीनियों का, गजा का या मुस्लिम ममालिक का या मिडिल ईस्टर्न अरब स्टेट्स, इन सब के ऊपर डिमांड्स रखी गई है। हमास के ऊपर डिमांड्स रखी गई है, लेकिन इजराइल के ऊपर कोई डिमांड नहीं रखी गई है। वहां सिर्फ एक यकीन दहानी कराई गई है कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा, इजराइल ऐसा नहीं करेगा, इजराइल ऐसा नहीं। तो इजराइल की जो हिस्ट्री रही है अभी तक इन 2 सालों में भी और इससे पहले भी, वो तो ये रही है कि वो जब उसका अपना इंटरेस्ट होता है तो वो कोई कोई मुआहिदा, कोई एग्रीमेंट, कोई पैक्ट उसकी पासदारी नहीं करता, इंटरनेशनल सिस्टम्स की भी नहीं करता, यूएन की भी नहीं करता और मुल्कों की खुद मुख्तारी की भी नहीं करता। देखिए, समझने की चीज है कि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद अपने 2 ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तमाम यरगमालियों को रिहा करवा लूंगा, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं हमास को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दूंगा। 2 साल होने को आ गए हैं, तमाम फौजी ताकत इस्तेमाल हो गई है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो गए हैं, दूसरे मुल्कों में जाके कार्रवाई भी हो गई है और इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी वहां पे काम करता रहा है इसराइल का। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स उनके पूरे नहीं हुए। ना उनको ये पता चल सका कि यरगमाली कहाँ रखे हुए हमास ने, और ना उनको ये वो ये कर सके कि हमास को वो तबाह कर दे। आज भी हमास से ही निगोशिएशन हो रही है। जो पीस डील और कतर में हुई भी है, कतर में हुई भी है। तुर्किया, मिस्र और कतर ने उनके साथ निगोशिएट किया इस मुआहिदे के बाद, उनका रद्दअमल भी इसीलिए सामने आया है। अच्छा, मैंने जरा आपकी इनिशियल इंटेक तो ले ली है, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहें तो हमें जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब और राना साहब ने भी ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा साहब, आपसे तो बड़ी तफसीली आज बात करनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत के ऊपर, और जाहिर बात है इस मौजू पे भी आपकी राय लेंगे। लेकिन राना साहब, 2 नुक्ते आपके सामने, से पहले कि हसन मुर्तज़ा साहब आपको जवाब दें। एक तो ये बता दें कि ये डार साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर शाहजेब साहब के प्रोग्राम में भी बात की, क्या जो मुआहिदा जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जिसको वेलकम किया था उसमें कोई तब्दीली हुई है? और दूसरा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी, उसके साथ ही अनबन क्यों हो रही है? दोनों का जवाब दें ताकि हसन मुर्तज़ा साहब के पास जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस मुआहिदे की अगर आप स्ट्रेंथ्स देखें तो एक तो जो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा नेतन्याहू और जो राइटर्स जमात है इजराइल के अंदर, उनका ये एजेंडा है कि उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनानी है, वो तो ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है कि आप वीकनेस बिल्कुल ये है कि जो 1967 की जो सेटलमेंट थी उसके मुताबिक नहीं है। अगर आप उसको एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से लें तो फ़लस्तीनी भी जो है उसके ऊपर नहीं खड़े कि वही बॉर्डर्स होंगे जो 1967 के बॉर्डर्स होंगे, वो भी उससे आगे की बात, ये उनकी कोई ज़िद नहीं है। देखिए, इसके अंदर जो एक और पॉजिटिव है वो ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो कदम रखेंगी जिसके अंदर मुमकिना तौर पे अरब ममालिक और पाकिस्तान की फोर्सेस भी जो हैं उनका रोल होगा, जिसको ISF क्या कहा गया है, जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स है। और जो इजरायली फोर्सेस हैं उनका अखराज है कि वो वहाँ से निकलेंगी।
तो अगर ये हो जाता है तो दैट वुड बी अ चेंज जो कि आपने पिछले बहुत सारे सालों में ऐसा नहीं देखा, क्योंकि इजराइल तो वहाँ जर्नलिस्ट हो जाएं या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हो जाएं उनको भी नहीं घुसने देता। तो अगर वहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस आ जाती हैं और फिर इजराइल कोई जारियत करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन दोज फोर्सेस जो जिन ममालिक को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो फिर एक डिटरेंस बन जाती है कि वहाँ पीस जो है वो सस्टेन होगा। जो इसके अंदर जो 19 नंबर की शेक है कि जिसके अंदर अगर ये सारे मामलात जो वहाँ हमास का अखराज और वहाँ पुलिस फोर्स बनेगी और सब कुछ बनेगा, ये हो जाता है तो फिर एक पोटेंशियल पाथवे टू द फ़लस्तीनी रियासत को देखा जाएगा। ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है ये एक वीक पॉइंट है कि आप 2 स्टेट की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन एक बड़ा वो वीक वर्डिंग के साथ है वहाँ। वो मेरे ख्याल से यहाँ जो अरब ममालिक हैं और पाकिस्तान जो है, दिस इज़ माई ओपिनियन, कि वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो तो हम तो समझते हैं कि फ़लस्तीन आज़ाद रियासत बननी चाहिए। तो यहाँ वो पाथवे की बात की गई है कि उस तरफ हम जाएंगे, लेकिन वो ज़रा वर्डिंग उसकी वीक है। तो मैं समझता हूँ ये बाकी ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इसको जो इजराइल की राइटिस्ट जमातें हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। नेतन्याहू पे उनकी तरफ से जी मैंने वर्ड्स किया, आप जरा बताएं ना कि ये तो दूसरा मुआहदा हो गया, हमारे अंदर क्या चल रहा है सर? आज डार साहब और राना साहब आजम नज़ीर साहब नवीद कमर एजाज जाखरानी साहब से मिले हैं, तो कोई जो लफ्जी गोलाबारी बंद हो रही है या नहीं हो रही? देखिए मैं समझता हूं कि बंद हो जानी चाहिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 2 इशूज रेज किए गए पीपल्स पार्टी की तरफ से, एक ये कि आपने इमदाद क्यों नहीं मांगी, आपको इमदाद मांगनी चाहिए थी। देखिए वफाक का ये मौक़िफ़ है कि हमें जहां हम दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह एक डिप्लोमेटिकली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चंद अरब रुपए और चंद मिलियन डॉलर्स के लिए हम अगर फिर कशकोल लेके UN के पास चले जाते और UN दीगर ममालिक में कहता कि इनकी इमदाद करें, तो वो मेरे ख्याल से वफाक ने इस तरफ हमने नहीं सोचा कि हम करें। और ये इसका जिक्र भी मरियम नवाज साहिबा ने किया कि वो वक्त हम जो है उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं जहां हम हर बात के ऊपर जो है वो हाथ फैलाने या कशकोल लेके जाएं। और इसकी एविडेंस है कि हमने पिछले 1.5 सालों के अंदर जो नेट बोरोइंग है उसमें इजाफा नहीं किया। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा बिस्प के हवाले से जो है वो बात की गई कि बिस्प के हवाले से आप BISP के इसके ज़रिए आप जो है वो इमदाद प्रोवाइड करें फ्लड अफेक्टीज़ को। तो उस पर मरियम नवाज का स्टांस बड़ा क्लियर है कि हम तो 10 लाख रुपए से रीबिल्ड कर रहे हैं वो घर जो गिर गए हैं, उसके सर्वे स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके माल मवेशी जो है वो फौत हो गए हैं, उनके लिए भी हम पैकेज लेके आ रहे हैं। तो बिस्प तो छोटी चीज़ है, उससे इमदाद नहीं होगी। और दूसरा देखें वफाक ने भी उसमें ये पर्सपेक्टिव दिया है, उसको रद्द नहीं किया। लेकिन अगर कोई सूबा चाहता है, अगर सिंध मिसाल के तौर पे चाहता है कि बिस्प चले ना, अब मैं जवाब तो ले लूँ ना हसन साहब का। हसन साहब मैं बड़ी माजरत कि आपको इंतजार करना पड़ा। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि तवज्जो तो हमारी इंटरनेशनल मामलात के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे मामला शुरू हो गया 2 बड़ी सियासी जमातों के बीच। अब पंजाब सरकार कह रही है कि जरदारी साहब, बिलावल साहब अपने तर्जुमानों को समझाएं और ये काम तो करें, सिंध में हमारे काम में मुदाखलत ना करें। और ये भी कहा गया अगर पंजाब की जानिब उंगली उठेगी तो तोड़ दिया जाएगा। ये क्या हुआ सर? बहुत शुक्रिया जी, आपकी आवाज कट रही थी, मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं सुन सका, लेकिन इतनी मुझे समझ आई है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा था जरदारी साहब से और बिलावल साहब से कि वो अपने तर्जुमानों को समझाएं। जी मेरा ख्याल है अगर मैं आप सुन पा रहे हैं, मुझे तो यही बात थी। जी बिल्कुल यही बात थी, ऐसा ही है जी, यही अर्ज कर रहा था मैं आपसे। बिल्कुल यही मेरा सवाल था और उसके ऊपर आपकी राय चाहिए थी कि ये क्या हुआ। गुजारिश ये है कि शायद मैं नहीं समझता कि मरियम बीबी को इतनी इमेच्योर है कि वो इन चीज़ों को समझती नहीं है। मेरी एक जाती राय है एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से कि मरियम बीबी को शायद जो मैसेजिंग है वो मीडिया मैसेजिंग कह लें या उनके अपने जो फोकल पर्सन्स हैं, क्योंकि उनकी जमात का कोई आदमी भी नहीं बोलता। उनकी जमात को ज्वाइन करने वाले जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पंजाब में कमजोर हो गई है तो शायद हमारी जगह ना बने, तो अब उधर जगह बनाने के लिए वो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए शायद ऐसी मैसेजिंग करते रहते हैं जिससे शायद मरियम बीबी को गलतफहमी हो। ये मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको गलतफहमी हो। उन्होंने 2-3 जगह पे इस चीज का इजहार किया और बड़ा गुस्से का इजहार किया
जो मुनासिब नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में समझने समझाने की इसलिए ऐसा जरूरत नहीं है कि इनकी जो ग्रूमिंग है बीबी शहीद के जमाने से है, जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने से है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी ग्रूमिंग है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इतना गैर जिम्मेदारी का बयान दे। हमारे लिए मरियम नवाज साहिबा इंतहाई काबिल एहतराम है और कोई भी PMLN की क़यादत के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखता कि हमने उनकी ज़ातियात के हवाले से कोई बात करनी है। हम चाहे उनके हिमायती हैं चाहे इत्तेहादी हैं, हम अपनी एक राय रखते हैं, हमारा एक नजरिया है, हमारा मैनिफेस्टो है। हमने उसके मुताबिक उन्हें यकीनन जो है वो अपने राय भी देनी है, अपने खदशात का इजहार भी करना है। वो माने ना माने, चीफ एग्जेक्टिव है, वो अपनी मर्जी करे, बेशक करे, लेकिन ये सोचना कि मुझे कोई क्यों कहेगा ये मेरा पानी है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा सूबा है, ये लैंग्वेज CM की नहीं थी। मैं उंगली तोड़ दूंगी। पंजाब, मेरे से ज्यादा पंजाब का कौन आमी हो सकता है? एहसान अफजल साहब से ज्यादा कौन हो सकता है? हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसी पंजाब के रहने वाले हैं, इसी मिट्टी के बेटे हैं। हम में से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो मेरा है, ये हम सबका है। बिल्कुल ठीक और है। अगर एक CM इस लेवल पे आके गुफ्तगू करना शुरू कर दे, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। उनके फोकल पर्सन करते, हमारे बड़े, उनके बड़े, वो सारे एक, कोई गलती होती समझाते, कोई कमी कोताही होती दूर करते। अब अगर हमें आज भी जनरल जियाउल हक के जमाने की याद दिलाई जाए कि हम उंगलियां तोड़ देंगे, तो हमारी तो सारी उंगलियां जिया तोड़ गया। बिल्कुल ठीक। जो तोड़ सकता था वो तोड़ गया। आज इस बयान से ये तो साबित हो सकता है, या ये चीज तो सामने आ सकती है या उजागर हो सकती है कि एक तरफ जिया के वारिस है और दूसरी तरफ भुट्टो के वारिस है। तो हमें इसमें कोई वो नहीं है, बेशक वो जुल्म करें, तशद्दुद करें, पुलिस गर्दी करें, ना हम PTI हैं कि हम वो चीख चिल्ला के भाग जाएंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे। हम वारिस हैं शहीदों के। हमारी एक तारीख है, हमने कुछ सोजियां भी की हैं, हमने जेलें भी काटी हैं, हमने किले भी काटे हैं, कोड़े भी खाए हैं और फांसियों पे भी झूले हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हमें सड़कों पे असैसिनेट किया गया है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसके हजारों की तादाद में कारकुन जो है वो शहीद हुए। तो इसलिए हमें ये धमकियां या ये डराना, ये हम नहीं समझते। अगर हम जिया से नहीं चलिए उसके सामने अब नहीं राना साहब की भी राय ले लेते हैं ना जी, उनका जवाब भी तो सुन लेते हैं ना, तो और साथ आपकी कम्युनिकेशन लाइन भी ठीक करते हैं क्योंकि आपको सही तौर पे देख नहीं पा रहे हम। फैसल शाह ने वक्त दिया कीमती, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक और फिर जो हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की है उसका जवाब भी लेते हैं राना एहसान अफजल साहब से, क्योंकि बड़ी ढंग की बात की है शाह साहब ने, उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की तफसीली गुफ्तगू देखी, उनके दलाइल बड़े वजनी हैं। जवाब जाने के लिए राना एहसान अफजल साहब की जानिब हम रुजू करेंगे। राना साहब वो कह रहे हैं कि ज़िया ना बने, ये मेरा पानी मेरी ज़मीन, ऐसा नहीं है, हम सब का है। ये क्यों ये रवैया आप इख्तियार कर रहे हैं सर, आपकी सरकार? नहीं, देखें, जब वो बात कर रही है ना मेरा पानी, वो उनका मरियम नवाज़ की ज़ात की बात नहीं कर रही, वो पंजाब की बात कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी तो 18वीं तरमीम और NFC की सबसे बड़ी हामी है, तो उसके अंदर फिर राइट होता है सूबों का कि वो अपने वसाइल को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है मरियम नवाज़ साहिबा ने कि पंजाब का जो पानी है, जो पंजाब के हिस्से का पानी है, पंजाब उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है। और पंजाब की अगर जो है ये मशवरे देना कि आप बिस्प के ज़रिए आप वो करें, तो वो ये कह रही हैं BISP के ज़रिए कि मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ, आप बताएं ना आप क्या। तो ये वो आप उनकी जो बात है वो मैं की जगह आप उसको पंजाब ले लें तो मसला ख़त्म हो जाता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप ऐसे ना करें ना कि जैसे करनी उस तरह करें जैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि जो कि अपनी ज़ात के हवाले से की हो कि मैं से मतलब पंजाब, और पंजाब के हवाले से 18वीं तरमीम की अगर पराए में रहते हुए उन्होंने कोई बात की है तो उसके तो हामी सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी वाले। देखें, ये ज़रूर है कि हमें तनकीद एक दूसरे की, अगर कोई मुस्बत तनकीद है वो हमें सुननी भी चाहिए और उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए, और वहाँ हमारे बिल्कुल वी आर ओपन फॉर इट। अब देखें ना, सिंध को अगर आप देख लें तो इनसे जब तो कायरा साहब यही तो शिकायत कर रहे हैं, कायरा साहब कह रहे हैं कि आप तो हमें बोलने नहीं दे रहे, जुबान बंद करना चाह रहे हैं, क्या हम पंजाब छोड़ दें?
नहीं नहीं, वो उनको ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर सिंध को देखें तो जब भी हम पूछते हैं कि सिंध के अंदर कराची इतने बुरे हालात में क्यों है, तो वो बताया जाता है जी हमें तो अभी बल्दियात मिली है, हमारे तो 3 साल हुए हैं, तो उससे पहले हम तो जिम्मेदार ही नहीं है। लेकिन 17 साल से आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, जो बाकी इंटीरियर सिंध है उसके शहरों का हाल देखें, वहाँ तो 4 किलोमीटर सड़क नहीं है। तो 17 साल ये से देखें ना राणा साहब, जैसे आपने जी। तनकीद की, वैसे ही अगर पीपल्स पार्टी ने कर दी तो आप कह रहे हैं कि उंगली तोड़ेंगे, आपको बात नहीं करने देंगे। ये तो फिर खुला तजाद है ना। आप करें कराची के ऊपर, सिंध के ऊपर तनकीद तो वो ठीक है, वो करें तो आप कहते हैं नहीं जनाब आपने नहीं, फलां कर उन्होंने दिया। पीपल्स पार्टी का नाम लेके नहीं कहा कि मैं उंगली तोड़ूंगी। उन्होंने ये बात की, जनरल बात की कि अगर पंजाब के ऊपर कोई निशाना ढांपेगा, अगर पंजाब के हकूक को कोई मजरूह करेगा तो उसकी उंगली तोड़ेंगे। तो ये वही बात है ना कि अगर पाकिस्तान के हकूक को कोई हमला करेगा तो उसके साथ हम बिल्कुल निपटेंगे। तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव अच्छा से चलिए, ये आपकी ओपिनियन है। मैं ज़रा हसन मुर्जा साहब की खिदमत पेश करता हूँ। हसन साहब, वो ये कह रहे हैं राना साहब कि असल में आपसे मुराद पंजाब ले लें और जो इंटरप्रिटेशन करें वो गलत है, ऐसी कोई बात है ही नहीं है, तो फिर आप खामखा परेशान हो रहे हैं हसन मुर्जा साहब। सर गुजारिश ये है, हम परेशान नहीं हो रहे। एहसान अफजल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं। उनकी जबान से आज तक कभी किसी की दिलदारी नहीं हुई। मेरी गुजारिश ये है कि अगर मरियम बीबी साहिबा ये फरमाती हैं कि मैं उंगली तोड़ूंगी और पीपल्स पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया, मुझे बड़ी खुश आइंद बात है, इस बात की वो वजाहत कर दें। दूसरी बात ये है कि जो पंजाब है वो मेरा भी तो पंजाब है ना। बिल्कुल है। मैं भी कहता हूँ जो पंजाब के वसाइल पे समझेगा कि मैं कोई शहजादी हूँ या मैं कोई शहजादा हूँ या मैं मालिक हूँ, तो उंगली तोड़ने का हक तो मैं भी रखता हूँ। मैं पंजाबी हूँ ना। आप सिंध पे खुल के तनकीद करें। आपने अभी भी तो कहा है ना कि वहाँ सड़क नहीं है। आप कहें सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि सिंध में सड़कें नहीं है, सिंध वाले उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर पंजाब में आप उंगली तोड़ेंगे, शकील मेमन की तो आपने नहीं ना तोड़नी। बिल्कुल। तो उंगली तो आप पंजाब में बात करते हैं तो वो हमारी बात ही करते हैं ना। तो हम तो ये कतन नहीं कह रहे कि वो हक आपका नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो आज का नहीं है, वो 77 से आपका है वो हक। वो उंगली आप 77 से तोड़ते आ रहे हैं, आपसे टूट नहीं रही और आप तोड़ भी नहीं सकते। हम तो उन्हें किसी भी हवाले से ना कमजोर समझते हैं। वो ताकत है, वो उनके पास हुकूमत है, उनके पास वसाइल हैं। वो जलसे में खड़े होकर धमकी दें और वो कहें कि हम आपकी उंगलियां तोड़ देंगे। हम तो अब ये सुन ही सकते हैं ना। मेरा भाई है, बड़ा मोहतरम है, वो कह रहे हैं नहीं है, तो हम हमारे लिए खुश आइंदे कि नहीं है। सुबह वजाहत कर दे, हम सारों की तकलीफ तो खत्म हो जाए। क्यों नहीं कहते? देखें, गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमें अपनी अपनी नजरियात के साथ रहते हुए सियासत करने का हक है दोनों जमातों को। अगर हम कोई चीज गलत होती देखते हैं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम पंजाब के खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पंजाब तो हम सबका है यार। 14 करोड़ लोग हैं, 12 करोड़ लोग हैं पंजाब के अंदर। मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, PMLN के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। अगर कोई भी एक जमात कहे तो क्या दूसरों की दिल आजारी नहीं होगी? ठीक है, आज आपके पास मैंडेट है, चाहे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ है, चाहे किसी भी सूरत में है, आपके पास मैंडेट है, फैसले आप करें, राय तो हमें देने का हक है। आप हमारे से वो हक तो ना छीने। बिल्कुल हम ठीक। कभी भी ना मरियम बीबी की जात के हवाले से कोई बात करेंगे। वो जो जात के हवाले से बात करते हैं वो तो उनके साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने उनकी जात के ऊपर बातें की। किसके जानिब आप इशारा कर रहे हैं? किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा, वो सबको पता है। हम तो मरियम बीबी के साथ एक सियासी इख्तलाफ या इख्तलाफ राय रखते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम कतन उनकी जात के खिलाफ नहीं है, उनके वालिद का एहतराम करते हैं, उनके चचा का एहतराम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। हम किस जगह पे हमने कहा है कि हम मरियम बीबी का एहतराम नहीं करते? फिर उंगलियां तोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? क्या अब ये राना साहब आपके लिए सवाल है कि फिर नौबत क्यों आ रही है जब वो इस कदर एहतराम की बात करें और साथ करें 77 से आपने ये सिलसिला पीपल्स पार्टी के हवाले से रवा रखा है, तो अगर ऐसी बात है जो आप बता रहे हैं तो वजाहत कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और फिर राय देने का हक क्यों छीन रहे हैं आप हमसे? देखें,
देखें, पीपल्स पार्टी के साथ हम पिछली हुकूमत में भी शराकतदारी थी और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अभी भी पीपल्स पार्टी हमें बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है और मुल्क के लिए कर रही है, और हम समझते हैं कि एक मुस्बत जमात है जिसकी मुस्बत पॉलिटिक्स है, तो ये मसला हल हो जाएगा। मैं फिर दोहराता हूँ कि मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को नहीं कहा कि हम उंगली तोड़ देंगे। उन्होंने एक सिंबॉलिक बात की कि पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी, पंजाब के जो हकूक़ को कह लें कि मजरू करने के लिए जो उंगली उठेगी, उसको हम तोड़ेंगे। और ये एक चीफ मिनिस्टर के ये जज्बात होने चाहिए अपने सूबे के बारे में, उसको प्रोटेक्टिव होना चाहिए। लेकिन इसमें डेफिनेटली ये अगर पर्सनली ले लेंगे कि हमें कहा है जबकि इनको नहीं कहा, तो ये तो इनका प्रोगेटिव है, लेकिन इनको नहीं कहा। उन्होंने सिंबॉलिक बात की, पंजाब के हवाले से एज अ पंजाबी बात की, और बिल्कुल ये राइट है कि जो सिंधी हैं, जो बलोची हैं और जो पाकिस्तानी हैं, वो अपने अपना जो है, जब हम राना साहब बात सुनिए, इसमें कंफ्यूजन ये हो रही है, आखिरी बात मुझे मुकम्मल जरूरी है करना कि हमें पाकिस्तानी, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हम अपने सूबे की बात करें। लेकिन जी, तो वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो उंगली उठाना होता है किसी पे या क्रिटिसिज्म करना होता है, इसमें फर्क भी होता है ना। तो क्या पंजाब सरकार और आप इस फर्क को समझते हैं, इसको रवा रखना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म हमें वेलकम करना चाहिए। हमें क्रिटिसिज्म, मुस्बत क्रिटिसिज्म हो, जैसा भी क्रिटिसिज्म हो, हमें ये बर्दाश्त हमारे में होना चाहिए कि हम सुने, और वो मैडम में है। मैडम वेलकम करती हैं अगर कोई क्रिटिक हो। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो सिंबॉलिक बात उन्होंने पंजाब के हवाले से एज अ पंजाबी, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की, इट वाज नॉट मेंट फॉर पीपल्स पार्टी। तो हसन मुर्जा साहब, मसला ही हल हो गया, आप भी कुछ सिंबॉलिक सा जवाब दे दें ताकि मसला हल हो जाए। मैंने तो पहले कहा है कि अगर वो इस चीज से डिनाई करते हैं कि हमने ये पीपल्स पार्टी को नहीं कहा, तो पीपल्स पार्टी पंजाब तो पहले से कह रही है कि पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली जो है वो पीपल्स पार्टी खुद तोड़ेगी। हम तो कतन पंजाब के हकूक पे नहीं कहते कि कोई डाका मारे, लेकिन हम यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे शहनशाह कायम करने का हक नहीं दे सकते। ठीक, हम नहीं दे सकते। मैं मरियम दीदी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे पंजाब के अंदर शहनशाह कायम करने की कोशिश करेगा या अपने आप को शहनशाह समझेगा, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, यानी अब आप भी हसन साहब, अब आप भी सिंबॉलिक की बात कर रहे हैं। वैसे जाहिर बात है जी, दोनों की तरफ से अच्छा जेस्चर होना चाहिए जी। ठीक है, हम किस तरह, वो भी पंजाब की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, मैं भी पंजाब की सॉवरेनिटी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में कोई शहनशाह नहीं है, यहाँ पे किसी की क्या मजाल है कोई पंजाब के हकूक पे डाका मारे, किस तरह मारने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बिल्कुल ठीक है भी, ये बात तो उसूली तौर पर ठीक है ना, जितना पंजाब आपका है उतना ही उनका भी है, सिंध भी आपका उतना हक है जितना उनका, ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इररिलेवेंट बहस है। राना साहब, ये जो आज बैठक हुई जिसमें इसहाक डार साहब भी थे, राना सना भी, आज़म नज़ीर भी, नवीद कमर साहब और एजाज जाखरानी साहब भी तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। और कमर ज़मान कायरा साहब ने बिलखुसूस ये जुमले इस्तेमाल किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ना भूलें कि आप नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उनका सलूक क्या था, उनकी गुफ्तगू क्या थी, उनका यानी अंदाज़ था बात करने का। तो ये आज होने वाली जो बैठक है इन रहनुमाओं की, उसमें फिर मसला हल हो गया, शिकवे गिले सुने गए हैं, कोई ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से दूरी का फैसला करे? नहीं, मेरे ख्याल से ये दोनों जमातों में इतनी मैच्योरिटी है कि अगर कोई पॉलिटिकल तशकलिश पैदा हो जाए मीडिया के अंदर और कोई बयानबाजी हो जाए, तो मुल्क के मफाद में ये बैठ के उसको हल कर लें। ये मैच्योर जमातें हैं, एट द एंड ऑफ द डे इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, और मुल्क के अंदर जहां हमें दुनिया भर में पजीराई मिल रही है, वहां हमें अपने घर के मसले तो फ़ौरन हल कर लेने चाहिए। तो ये सोच हमारी है, आई एम श्योर पीपल्स पार्टी भी इसको रेसिप्रोकेट करेगी, और ये मसला जो है ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। और बिल्कुल देखें, ये कहने में हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, हमें एक दूसरे के साथ चलना है मुल्की मसाइल के हवाले से और मुल्क के मफाद के हवाले से। तो ये जब सोच हो तो मसाइल फिर हल हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब और जनाब सैयद हसन मुर्जा पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जिन्होंने इस मौजू पे
गुफ्तगू की है। नाज़रीन, जो हमारा इब्तदाई मौजू था गज़ा का जो प्रपोज प्लान है उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो यू टर्न्स हैं और इससे जुड़ी पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस पर मज़ीद बात हम करेंगे प्रोग्राम के बाकी हिस्से में। यहाँ फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और मुमताज़ सिफारतकार रहे पाकिस्तान की जानिब से जनाब शमशाद अहमद ख़ान साहब ने दिहाइयाँ गुजारी उन्होंने सिफारतकारी के मैदान में। तो ये जो मौजूद ज़ेर बहस है जिस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं उस पर मज़ीद राय जानने के लिए हमने उनको ज़हमत दी है। शमशाद साहब, आप क्लोजली देख रहे होंगे कि अपेरेंटली जो नेतन्याहू की और ट्रंप की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर पाकिस्तान ने जैसे उसे वेलकम किया, दीगर इस्लामी अरब ममालिक ने वेलकम किया और फिर अचानक हम देखते हैं कतर की जानिब से रिजर्वेशन सामने आई, फिर हमास की जानिब से, फिर डार साहब कल कह रहे थे कि जो असल मुआहिदा था उस हद तक तो ठीक थी लेकिन उसमें कोई गड़बड़ हुई है। तो क्या हमने कोई जल्दबाजी में वेलकम कर दिया या हमारा किरदार अभी तक नपातुल्ला ही है? और आप इस मुआहिदे की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कैसे देख रहे हैं? अजमल, मैं आपको बताऊं, मैं कल से कोई कम से कम 3 या 4 वीलॉग ले चुका हूं और उन सब में अपनी तरफ से टोटल मायूसी का इजहार करता रहा। अल्लाह खैर। और मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैं अपनी जिंदगी के 40 साल मैंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ डील किया है जी। और इन 40 सालों का मुझे इतना पता है कि हमने हमेशा एक कैलकुलेटेड पॉलिसी फॉलो की थी और उस पर अमल किया और वो ये थी कि कश्मीर हमारा कांस्टेंट है, उस पे हमने अपना फोकस रखना है और मिडिल ईस्ट के किसी झगड़े से हमने अपना कभी ताल्लुक नहीं पैदा करना। ये था उस वक्त। यानी अरबों की आपस में लड़ाइयां, अरबों की इसराइल से लड़ाइयां बार बार, यानी इसराइल के वजूद में आने के बाद मुसलसल लड़ाइयां हो रही हैं। कभी क़यामत में हो रही है, 56 हो रही है, 67, 73, कभी डेविड अकॉर्ड हो रहा है, कैंप डेविड अकॉर्ड हो रहा है, कभी ओस्लो अकॉर्ड हो रहा है, सादात को मारा जा रहा है, यासिर अरफात को मारा। ये सब वाकयात मेरी याददाश्त के अंदर है, उबे हुए हैं। मुझे पता है कि मिडिल ईस्ट का मसला इतना पेचीदा है, इतना गंभीर है कि इसको ट्रंप का बाप भी हल नहीं करा सकता। मैं ये कहा जा रहा हूँ। और जिस तरीके से ट्रंप आया है, पहले ये तो सोचिए कि ट्रंप ने पहली अपनी टर्म में क्या किया था। आते ही इसने नेतन्याहू के कहने पर सबसे पहला जो कदम ट्रंप ने उठाया था 2017 में, वो न्यूक्लियर डील जो कि अमेरिका के कहने पर 5+1 यानी 5 परमानेंट मेंबर सलामती काउंसिल के प्लस जर्मनी, उन्होंने 9 साल नेगोशिएट करके ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील किया था जो जुलाई 2015 में साइन हो गया था। और इसने 16 में प्रेसिडेंट बनते ही पहला काम ये किया, उस न्यूक्लियर डील को खत्म किया, सिर्फ इस वजह से कि नेतन्याहू ने इसको कहा था। दूसरा, उसके बाद दूसरा कदम सुनिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये जो डील हो रही है ना, पहले सुन लीजिए कि ये ट्रंप क्या चीज है। तो दूसरा कदम इसने, आज तक किसी अमेरिका के सदर की हिम्मत नहीं पड़ी थी, इसने आके जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज किया, अपना सिफारत खाना तल अवीव से वहां शिफ्ट कर दिया। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था फलस्तीन के पूरे मसले पे। और तीसरा इसने कदम उठाया था अब्राहम अकॉर्ड्स का, ये अपनी पहली टर्म में। और अब्राहम अकॉर्ड्स में इसका मकसद था कि इसराइल की रिकॉग्निशन करवाए इन अरब रियासतों से। और उस वक्त ये खलीजी रियासतें वगैरह ने कर लिया, जो है अमारात, कतर, बहरैन और मोरक्को, सूडान, इस किस्म के मुल्कों ने कर लिया। और वैसे इसका अपना असर इस्तेमाल करके इसने दूसरे मुल्कों से भी रिकॉग्निशन करवानी है। लेकिन सऊदी अरब ने लास्ट मिनट पे इनकार कर दिया कि वो उस वक्त तक नहीं रिकॉग्नाइज करेगा जब तक कोई बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं होगा, जिसमें पाकिस्तान का नाम उसने मेंशन किया और इंडोनेशिया को। तो उस वक्त प्रिवेंट कर दिया गया सऊदी अरब की रिकॉग्निशन और इसकी टर्म खत्म हो गई। उसके बाद फिर जब 2023 आता है तो हमास ने उनको भीड़ पर, यानी पता चल गया था कि अब ट्रंप आ रहा है अपनी दूसरी टर्म में, तो उन्होंने अब फिर ये यकीन था कि इसने आते ही इसराइल की रिकॉग्निशन का सिलसिला छेड़ना है। तो उन्होंने सऊदी अरब को रोकने के लिए जो एक हथियार इस्तेमाल किया वो इसराइल पे हमला था। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और बस उसके बाद ये 2 साल जंग के चले हैं। इसमें
फलस्तीनियों ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी, पूरा गजा कुर्बान कर जी दिया। जी जी, औरतें, बच्चे, 60-70 हज़ार शहीद हुए वहां पे सर। हाँ, हर चीज हो गई है। तो ये सऊदी अरब को रुकवा दिया उन्होंने, बस ये कामयाबी उनको मिल गई। शमशाद साहब, ये टोनी ब्लेयर का क्या किरदार है? टोनी ब्लेयर ब्लेयर के ऊपर नाम आ रहा है कि उसका जो इदारा है उसने प्रपोज किया था प्लान, फिर जो ट्रंप का दामाद है जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनकी ये प्लानिंग है जिसके तहत ये मुआहिदा सामने आया, और फिर टोनी ब्लेयर सपोजिटली कोई उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर या जिम्मेदारी का हिस्सा हो सकते हैं टेक्नोक्रेट सेटअप का। देखिए, ये सब चीजें जो कुछ, इसका जो दामाद है और विटकॉफ, ये हमारे साथ भी इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी फैमिली का सिलसिला है, ये भी फैमिली है ट्रंप की। ये फैमिलियों का जो इम्तजाज है, मिलाप है, इससे मसाइल खड़े होते हैं, हल नहीं होते। ये जो मिनरल्स हैं, ये ट्रंप जो है ये सियासतदान नहीं है, ही इज नॉट ए डिप्लोमेट। ये सवाए एक जवारी के खिलाड़ी, जो जुओं का खिलाड़ी है, न्यू जर्सी के और लास वेगस के जो कैसीनोज हैं, उनका मालिक है, और उसी पैसे के साथ ये इलेक्ट हुआ था पहली टर्म में। मैं टोनी ब्लेयर के किरदार को समझना चाह रहा हूं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि टोनी ब्लेयर इस सेटअप का हिस्सा हों जो प्रपोज्ड प्लान है। देखिए, ये भी तो एक तमाशा है। हु इज टोनी ब्लेयर? जो बंदा इराक की जंग, जो कि एक इलीगल जंग थी अमेरिका की, उसका हिस्सा था, वो हथियारों की कहानियां गढ़ी थी, वो ही इज अ क्रिमिनल, टोनी ब्लेयर। अब कैसे बातें करते हैं ऐसे लोग जब एक अमन के प्लान में इन्वॉल्व हो रहे हैं? वो अमन नहीं है, वो एक खिलवाड़ है इस बंदे की। ये जो ट्रंप है ना, इसने अपने मुल्क में खुद, देख लीजिए अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। ही इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन पीपल। आज सेनेट ने वो शटडाउन कॉल दे दी है। अपना बजट नहीं बनता, कभी बिग ब्यूटीफुल बजट बनाता है, कभी क्या करता है। ये तमाशा पैदा करने वाला है, खिलाड़ी है। तो और हम तो बहुत खुश थे कि हमारे आर्मी चीफ पे इसने बड़ी जबरदस्त पजीराई की है, और बड़ा फख्र था हमें जिस तरह एक आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला के इसने वो किया। ये जो सारा कुछ खुला अब्राहम अकॉर्ड आ गया ना, जब ये सारा करके अब अब्राहम अकॉर्ड को, लेकिन शमशाद साहब, ये तो रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन तो यही है कि हम कभी भी इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी खुल के बात की। ये जरूर उन्होंने कहा कि कुछ मुआहिदे की जो शिकें हैं उसमें रद्दोबदल जरूर हुआ, जैसे कतर भी कह रहा है। और ये मुआहिदा काबिल अमल है? वैसे आपको लगता है, आपने 20 निकात देखे होंगे, ये मुआहिदा काबिल अमल हो पाएगा? वैसे क्या गाजा और हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी से मानेगी? बिल्कुल नहीं काबिल अमल, ये मुआहिदा है ही नहीं। आप इसके 20 पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ये लगता ही नहीं है। ये जो विटकॉफ और कुशनर टाइप लोग बैठ के जिस तरह की अंग्रेजी ढापते हैं, ये कर लिया है। किसी डिप्लोमेट ने या सियासतदान ने ये मुआहिदा नहीं फ्रेम किया। ये तो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो बुनियादी तौर पर हमास को कहा है कि तुम सरेंडर करो। अगर तुमने सरेंडर ना किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसराइल ने धमकी दे दी है, ट्रंप ने दे दी है। इस तरह पीस स्टोर किया जाता है, ये मजाक है। मैं, देखिए मेरी बात सुने जरा, मेरी बात आराम से सुन लीजिए। मैंने बात ही शुरू इस बात से की थी कि हमने अपने आप को, पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे हमेशा दूर रखा है, कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। हमारे लिए कश्मीर बहुत बड़ा इशू है। बदकिस्मती ये है कि इस दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली में एड्रेस करते हुए कश्मीर का लफ्ज ऐसी 2 लफ्जों में करके छोड़ दिया। बाकी सारा मिडिल ईस्ट पे बात कर रहा है, दूसरी चीजों पे करता है। और जिस तरह हमें मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये मैं बता दूं, और ट्रंप के साथ कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल होगा, क्योंकि जिस किस्म का टेम्परामेंटल है, जिस तरह मोदी इसका लाडला था, और फिर पाकिस्तान के साथ इसने उसको कहा था कि तुम हमला करो पाकिस्तान पे, ताकि उसके पाकिस्तान को पता चला कि ये मजबूत फौज है, ये कर देंगे। और जब पाकिस्तान ने कामयाबी ली, जो बड़ी अच्छी बात थी, एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री थी इंडिया में हमारी तारीख में, तो उसके बाद फिर जिस तरह इसने उसको मोदी को रगेदा है, ट्रीट किया है, मुझे डर, मैं हमेशा ये करता हूं कि अल्लाह ताला
हमारे आर्मी चीफ के साथ इसका जो ताल्लुक है, नहीं, फिलहाल तो बहुत एक दूसरे की पजीराई कर रहे हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो स्टेचर बढ़ा है डिप्लोमेटिकली, काबिल तारीफ भी है, काबिल फ़ख्र भी है। लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त ज़रूर है कि हमें एहतियात करनी चाहिए उन मामलात के ऊपर जो हमारे लिए सरदर्द बन सकते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो इन्होंने कहा कि अगर हमास को अल्टीमेटम दिया 72 घंटों का या 4 दिन का, और उसमें से आधा वक्त तो गुजर चुका है, अगर हमास इस माहदे के ऊपर सरेंडर नहीं करती, जिसमें ऑलरेडी चेंजेस आ चुकी हैं और कतर भी उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, तो फिर आप इस खत्ते में क्या होता देख रहे हैं? देखिए अजमल, हमास अगर सरेंडर कर भी दे तो कोई अमन सरेंडर की बुनियाद पर अमन रिस्टोर नहीं किया जा सकता। वो लास्टिंग नहीं अमन होता, वो ध्वंस का अमन होता है जिस तरह दूसरी जंग अजीम में ध्वंस का अमन रिस्टोर किया गया था या पहली जंग अजीम के बाद। तो इस तरह अमन नहीं लाया जाता, और खास तौर पे फलस्तीन के मसले पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इसराइल ने आधे से ज्यादा इलाका तो फलस्तीनियों का कब्जा किया हुआ है। 67 के बॉर्डर्स वापस होने हैं, इलाका वापस होना है, और जो रेफ्यूजी, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज हैं जो दूसरे मुल्कों में बेचारे फिर रहे हैं। तो ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के मामले में ना पांव अड़ाए। ये हमारे मुफाद में नहीं है मिडिल ईस्ट में जाना, मिडिल ईस्ट के किसी भी इशू में जाना। हमें अपने आप को कश्मीर पे रखें। जितना स्टेचर हमें मिला है उस स्टेचर को आप इस्तेमाल करें कश्मीर को वापस लेने के लिए। आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि अगर आप भारत का जिक्र आप कर रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन जो डिप्लोमेसी है वो कहाँ खड़ी और पाकिस्तान को कैसे पजीराई मिली, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जिस हद तक इंडियंस चले गए हैं मोदी के दौर में कि क्रिकेट फील्ड्स में भी हाथ नहीं मिलाया खिलाड़ियों ने, और वहाँ भी जंग की बात की, पहलगाम की बात की, इससे आपको क्या इंटेंट नज़र आ रही है नरेंद्र मोदी की इस रजीम की? देखिए, मोदी की रजीम के बारे में कुछ बात करना भी कोई जरूरी नहीं है। सच्ची बात पूछे, वो एक गलत आदमी है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, जब से आया है उसने हिंदुस्तान को लेट डाउन दिया है। बस सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की मोदी के पीरियड के बाद कोई भी ना आलमी सतह पर ना इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में कोई ओपनिंग वाली चीज नहीं हुई है। इसने तो साख को बंद करवा दिया, बिल्कुल टोटली ब्लॉक कर दिया साख। उस वक्त से 2014 के बाद समिट नहीं हो सकी है, पाकिस्तान में होनी थी और इसने बंद कर दिया। तो मैं तो हमेशा ये कहा करता हूं कि मोदी जब तक है उस वक्त तक ना भारत की किस्मत बेहतर है और ना इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की मैं हमेशा बेहतरी चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक अमन नेगोशिएट किया था। लेकिन आप शमशाद साहब, अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा ना, हटदर्मी उनकी जानिब से मुसलसल देखने को मिल रही है। एक वाहिद शहर थी इन दो ममालिक के बीच जहां जब खेल का मैदान आता था तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ भी मिलाते थे, खेल के मैदान को खेल रखा जाता था, उसमें जंग या दीगर जो सियासी मामलात हैं वो मुलव्वस नहीं होते थे। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब इस नहज तक ये पहुँचा चुके हैं मोदी अपनी क्रिकेट टीम को भी, अपने डिप्लोमेट्स को भी और अपनी आवाम को भी, कि वो मैच के मैदान को भी, खेल के मैदान को भी उन्होंने पोल्यूटेड कर दिया है। तो ये तो उनकी इंटेंट है कि टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन गो। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है जवाब में टू डील विद इंडिया? देखिए, अब छोड़ दीजिए, क्रिकेट ना खेलिए। हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट खेलना कोई डॉक्टर ने नहीं आपको कहा ना खेलें आप क्रिकेट। जब उसने क्रिकेट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, आपकी हमेशा ह्यूमिलिएट करता है आपको, फिर आप चले जाते हैं खेलने के लिए। ये आपका अपना क्रिकेट बोर्ड है जिसने ये सारा सीन पैदा किया है। उनको एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान को जलील मत करवाओ। यानी आपकी राय है कि ऐसी सूरत में हमें क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए भारत के साथ? बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए जब तक ये मोदी का सिस्टम खत्म नहीं होगा। उस वक्त तक ना कोई भारत के साथ नेगोशिएशन हो सकती है और ना कोई खेल खेला जा सकता। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब, आपकी वक्त उनकी राय है। जब तक इनका मिजाज, इनके तरीके दुरुस्त नहीं होते, पाकिस्तान को चाहे क्रिकेट ना खेलें, इनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उस तरह से बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि वो वाज़े कर रहे हैं कि उनकी इंटेंट के अंदर नरेंद्र मोदी की। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।